नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो में हम देश विदेश के जाने माने विशेषज्ञों से बात करके आपको इस महामारी के बदलते रूप खतरे से वाकिफ करवाते हैं, वैक्सीन के ट्रायल को लेकर आ रही नई नई जानकारियों से रूबरू करवाते हैं, ताकि कोरोना से जुड़ी हर खबर से आप रहें बाखबर। क्या है अफवाह, क्या है सच, सब बताएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। आज की टॉप स्टोरी की बात कर लेते हैं। कोरोना ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। कई परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया। कुछ लोगों के घर से तो अकेला कमाने वाला कोरोना की चपेट में आ गया। कई लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और इस बीच ये खबर आना कि अगर सही तरीके से एहतियात बरती गई तो कोरोना महामारी फरवरी 2021 तक खत्म हो सकती है। ये बहुत राहत पहुंचाने वाली बात है। सरकार के बनाए वैज्ञानिकों के पैनल ने यह दावा किया है कि सितंबर के मध्य में कोरोना अपने पीक से गुजर चुका है, अपने चरम से गुजर चुका है। पैनल ने यह भी कहा कि लॉकडाउन ना होता तो मामले और भी बहुत ज्यादा होते। और साथ ही इस पैनल ने यह भी बताया कि जो प्रवासी मजदूरों का जो पलायन हो रहा था, जिस तरह से वो जा रहे थे, उससे बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं हुआ है। तो ये एक बेहद राहत देने वाली खबर है। जिस तरह से पूरा देश और पूरी दुनिया इस बीमारी से उलझ रही है, तो इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये भी समझना होगा कि किस तरह से पैनल ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है कि बचाव के जो नियम है उनका पालन हमें अभी भी हर हाल में करना होगा, ताकि ये महामारी और ना फैले। और ये भी कहा इस पैनल ने अपनी जो शोध है उसके बाद कि अगर लॉकडाउन ना होता तो हालात इससे भी बहुत ज्यादा खराब होते। इस वक्त 75 लाख केसेस हमारे देश में हैं। प्रवासी मजदूरों के पलायन से ज्यादा संक्रमण नहीं हुआ है, ये भी कहा गया है। तो यहाँ पर यह भी अब कहा गया है कि सर्दियां जो हैं वो आ रही हैं, त्योहार जो हैं वो आ ही चुके हैं, दस्तक दे रहे हैं। नवरात्रि इस वक्त चल रही है, दुर्गा पूजा आ रही है। तो ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि हम ख्याल रखें, वरना मामले एक बार फिर तेजी पकड़ लेंगे। तो अब बात करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी 2 का। नाक से दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन, क्योंकि ये अपने आप में बहुत एक अलग तरह की खबर है। जब हम कोरोना महामारी के खत्म होने की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक बेहद अच्छी खबर है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा हैं, हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया है आप हमसे जुड़े यहाँ पर। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, अब तक कम ही लोगों ने नेजल वैक्सीन के बारे में सुना होगा। किस तरह का होता है ये, कैसे काम करता है ये? वैक्सीन जो है एक बेसिक प्रिंसिपल पे चलता है कि आपको थोड़ी थोड़ी डोज में जो है इन्फेक्शन दी जाती है, ताकि वो आपकी बॉडी को इम्यून कर सके और प्रोटेक्शन दे सके। सो वैक्सीन देने के बहुत सारे माध्यम हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ओरल पोलियो ड्रॉप्स हैं, जो हम मुंह में ड्रॉप्स के माध्यम से देते हैं, या इंजेक्टेबल्स हैं। इंजेक्टेबल्स भी कई तरह के हैं, चाहे वो सबकुटेनियस हैं, कुछ वैक्सीन जो इंट्रामस्कुलर हैं। और जो इंट्रानेजल वैक्सीन है वो जो नई टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से बनाया जा रहा है। और ये शुरुआती दौर है, लेकिन बहुत ही प्रोमिजिंग है। अगर ये आता है तो बहुत आसान होगा देना भी, और इफेक्टिव भी रहेगा अगर ये ट्रायल्स में खरा उतरता है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर क्योंकि कोरोना नाक और मुंह से ज्यादा फैल रहा है, और इसीलिए क्या ये नाक से दिया जाने वाला वैक्सीन जो है, क्या ये ज्यादा असरदार साबित हो सकता है? ऐसा भी किसी शोध में सामने आया है? अभी तक जो है एनिमल स्टडीज हुई हैं, और लैब स्टडीज के बाद जो है हम फेज 1 और फेज 2 और फेज 3 ट्रायल में जाते हैं। तो अभी ये कहना बड़ा प्रीमेच्योर होगा कि जो है ये ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन जनरली देखा गया है कि जो मेडिसिन हम इंट्रानेजल या सबलिंगुअल रूट से देते हैं वो बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिव रहती हैं। तो वैक्सीन के बारे में अभी जो ये रिगरस ट्रायल्स के फेजेस से निकलेगा, और उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना सेफ है और कितना इफेक्टिव है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने अब तक जिस तरह से देखा है, 1 शॉट वैक्सीन होते हैं, पैसिव वैक्सीन होते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं। नेजल वैक्सीन जो होता है, इसमें क्या अंतर होता है दूसरों से? क्या उसी तरह की क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी में अंतर होता है, या कुछ और भी अंतर इसमें होते हैं? बेसिकली तो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसी में डिफरेंस है, और ये जो है ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आप बच्चे को देखेंगे कि इसको अगर इंजेक्शन और जो इंट्रानेजल की ऑप्शन दी जाए तो बच्चे जो प्रेफर करेंगे इंट्रानेजल, और बड़े भी यही प्रेफर करेंगे। तो इट इज ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, और साथ में इफेक्टिविटी भी दूसरी जो है ओरल से या इंट्रामस्कुलर से या सबकुटेनियस से हो सकता है कि ज्यादा हो। लेकिन अभी ये कहना बहुत प्रीमेच्योरली होगा, क्योंकि अभी एनिमल स्टडीज ही हुई है। और इस जो वैक्सीन का जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज ध्यान से देखेंगी, और इसको भी उसी पेजेस से निकलना पड़ेगा। अब पूरी दुनिया जो है वैक्सीन की रेस में लगी है, और हम सबको वैक्सीन का इंतजार है। और जितनी जल्दी ही वैक्सीन आए, जितनी सेफ और इफेक्टिव हो, उतना ही मैनकाइंड के लिए अच्छा है। और हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, तो मुझे लगता है कि अगर इंट्रानेजल वैक्सीन अगर की कामयाब रहती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी।
जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ने एक और खुशखबरी दी है यहाँ पर कि दिसंबर तक जो है वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो जाएगा और मार्च तक जो है देश में वैक्सीन आ जाएगा। तो किस तरह से देख रहे हैं, आम आदमी तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि प्रायोरिटी जो होती है वो पहले हेल्थ वर्कर्स की होती है, दूसरे लोगों की होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वनरेबल ग्रुप्स जो हैं उनकी प्रायोरिटी रहती है, लेकिन भारत ने ये भी कहा है कि सबको समान समय पे जो है सभी कंट्रीज को मिलना चाहिए, इक्विटेबल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और ये हमारा जो है एक प्रपोजल गया है भारत सरकार की तरफ से भी। तो ये कहना कि फरवरी तक जो मार्च तक जो है, मुझे लगता है कि इनका दिसंबर 2020 तक जो है ट्रायल शायद पूरा हो जाएगा, अगर ये सब कुछ ठीक ठाक निकलता है। कि आपको याद होगा दीदी कि अभी कुछ दिन पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है कि वैक्सीन के ट्रायल बीच में रोकने पड़े हैं। तो अभी रेगुलेटरी अथॉरिटीज पूरी तरीके से इसको निरीक्षण करेगी। हो सकता है कि ट्रायल दिसंबर तक खत्म हो जाए, लेकिन बीच में जो 2-3 महीने का टाइम और मिला है जनवरी से मार्च का, ये उसी के लिए रखा गया है कि जो अथॉरिटीज हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इसको अप्रूवल्स जो हैं, जो स्ट्रिक्ट मापदंडों के ऊपर जो हम जांच करते हैं, उस पर खरा उतरने के लिए टाइम चाहिए होता है। ये हालांकि एक्सपीडाइट हो रहा है, सभी फेजेस भी जो है कंबाइंड किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी खबर है अगर ये सही हम टाइम पे ये कर पाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर धमीजा आपका। यहाँ पर अभी आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे दर्शकों के सवाल के लिए, लेकिन ये वाकई में बेहद राहत पहुंचाने वाली खबर है, क्योंकि इस वक्त लोगों के जहन में सबसे ज्यादा ये है कि चाहे वो नाक से दिया जाने वाला वैक्सीन हो या इंजेक्शन से, सबसे पहले जरूरत है वैक्सीन की वो आए, ताकि इस महामारी से कुछ हद तक राहत मिले। और अब जब एक राहत की खबर आ ही गई है कि कोरोना महामारी फरवरी 2021 तक खत्म हो सकती है, और ये बहुत ही एक सुकून देने वाली खबर आई है। सरकार का जो बनाया वैज्ञानिकों का पैनल था, उसने ये दावा किया है कि सितंबर के मध्य में कोरोना अपने पीक से गुजर चुका है, और ये भी कहा है पैनल ने कि लॉकडाउन ना होता तो मामले और ज्यादा होते। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, डॉक्टर रविंद्र मेहता है हमारे साथ, चीफ ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर के हैं, अपोलो हॉस्पिटल बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हम जानते हैं कि आप अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रहे हैं, बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है आप लोगों का, लेकिन इस वक्त ये जो बड़ी खबर आ रही है, सुनने में तो बहुत राहत लगती है कि फरवरी 2021 तक कोरोना जो है वो खत्म हो सकता है, लेकिन पहले भी ऐसे दावे डॉक्टर साहब होते रहे हैं, सच साबित नहीं हुए। आप डॉक्टर हैं, आप लोग जमीनी हकीकत देख रहे हैं, कैसे देखते हैं आप लोग इस खबर को? हाँ, तो बेसिकली ये एक आई थिंक एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड होता है, और एक जो होता है जो हमारे एक्चुअल सिटीज में चल रहा है, और सेकेंडली इंडिया में अलग सिटीज अलग अलग टाइम पे चल रहे हैं। तो जब प्रोजेक्शन होगा तो 2 तरह का प्रोजेक्शन हो सकता है। एक तो पूरे देश में क्या हो रहा है, जो हमें सब सुन के अच्छा लगता है, जैसे अमेरिका हो या कोई और हो, और सेकेंडली हमारे अपने स्टेट या सिटी में क्या चल रहा है। तो मेरा ख्याल तो यही है कि अर्बन सिटीज में तो अभी तक काफी कुछ चल रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, पर अपने मुंबई, बैंगलोर और क्या कहते हैं हैदराबाद, चेन्नई वगैरह में अभी तक काफी कुछ तो चल ही रहा है इस समय। ये एक फंक्शन है, सबसे बड़ी चीज है कि हम टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं और हमारा एवरेज टेस्टिंग क्या है, हमारा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट क्या है अल्टीमेटली, और हमारा जो डेथ रेट क्या है। सेकेंडली हम इसको एवरेज कैसे कर रहे हैं। एक दिन आगे पीछे देख के कुछ नहीं कह सकते, यूजुअली एटलीस्ट हफ्ते 2 हफ्ते का वक्त चाहिए। इससे पहले हम कहेंगे कि हमने पूरी कोशिश की है, टेस्टिंग हमारा कुछ घटा नहीं है, हम लोग उतनी ही जोर शोर से कर रहे हैं, और अभी हमें इंसिडेंस कम मिल रहा है, दैट इज एनकरेजिंग। और ये प्रिलिमिनरी न्यूज उन्होंने अभी दी है। किंतु हमारे पास 2 बड़े बड़े इवेंट आगे आ रहे हैं, वो है दशहरा और दिवाली। नॉर्थ और साउथ के हिसाब से ये 2 फेस्टिवल्स का बहुत ही बड़ा मायना है। और लास्ट टाइम में ये देखा गया था कि जैसे जैसे कोई फेस्टिवल आया, जैसे ओणम में केरला का इंसिडेंस बढ़ गया वगैरह वगैरह, तो ये फेस्टिवल अगर हम पार करेंगे और हमारा अगर इंसिडेंस नहीं बढ़ेगा, तो हम आई थिंक कह सकते हैं कि कुछ एक्चुअल कैटेगोरिकली हो रहा है। द सेकेंड थिंग इज सिटीज और स्टेट्स का खुलना, कि ये जो स्कूल्स, मॉल्स, थिएटर्स और जॉब्स खुल रहे हैं, ये खुलेंगे, उसके बाद लोग मिंगल करेंगे, तब इंसिडेंस करेगा, तब हम कह पाएंगे। तो आई थिंक इन शॉर्ट एनकरेजिंग है ये न्यूज। एट द सेम टाइम हमें ये सब फ्लक्चुएशंस देखने होंगे, उसी के बाद हम कह सकते हैं कि हम एक्चुअली खुश हैं कि ये होने वाला है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, 30% लोगों में इम्यूनिटी विकसित होने की बात की जा रही है, तो 30% हर्ड इम्यूनिटी में तो आता नहीं है, तो ऐसे में इसे कैसे समझा जाएगा, और अगर 30% में है तो क्या आगे ये और बढ़ सकता है? हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है, कम से कम 30% तो हो रहा है, वो काफी बड़ी बात है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 30% में से कितने लोग को एक्चुअली कोविड हुआ था, और एक्चुअली बाकी ऐसे हैं जिनको कोविड नहीं हुआ किंतु उनके एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रहे हैं। एवरेज रेशियो हम मानते हैं कि किसी एक आदमी को अगर हो रहा है तो 5 से 10 ऐसे होंगे जो कम से कम एसिम्प्टोमेटिक होंगे या टेस्ट नहीं हुए होंगे, और उनका इम्यूनिटी बढ़ रहा होगा। तो ये हर्ड इम्यूनिटी जो हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं, 15 से लेके जो 45% तक फिगर्स दिए जा रहे हैं, एनकरेजिंग है
तो कम से कम उतना बढ़ रहा है, किंतु वो 65% का नंबर होते होते काफी फर्क पड़ने वाला है। आई थिंक हर्ड इम्यूनिटी प्लस वैक्सीन, अगर ये दोनों एक साथ आएंगे, और सबसे बड़ी चीज ये इम्यूनिटी लास्टिंग है, ये जाने वाली नहीं है, तब हम एक लंबी सांस ले सकते हैं कि ये जो चीज है थोड़ी सी घट रही है हमारे दायरे से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए। वक्त की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, इसलिए आपसे हम विदा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा है कि देखना होगा कि दशहरे और दिवाली पे किस तरह का जो ट्रेंड है वो आगे बढ़ रहा है। क्या लोग लापरवाही कर रहे हैं या लोग एहतियात के साथ इन त्योहारों को मना रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो वाकई में नंबर जो है वो कम हो जाएंगे, वरना जिस तरह से केरल में हमने देखा कि ओणम का जो त्योहार था उस वक्त लोगों ने बहुत लापरवाही बरती और उसके बाद मामले बहुत तेजी से बढ़े। तो हमें ध्यान रखना होगा, एहतियात बरतना होगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जानिए अपने भेजे सवालों के जवाब। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कोरोना मरीजों के चेहरे पर किस तरह से मुस्कान लाए हैं वहां के स्वास्थ्यकर्मी। और अब शो में वक्त हो गया है आपके सवालों का और हमारे एक्सपर्ट के जवाबों का। तो डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा है हमारे साथ यहाँ पर लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से निमिषा है जो अपना सवाल पूछेंगी। हेलो डॉक्टर, मेरा आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि एयर ट्रैवलिंग अब काफ़ी ही ज़्यादा कॉमन हो गई है एंड अब लोगों के मन में वो जो डर पहले था अब नहीं है और लोग एयर ट्रैवलिंग करने लगे हैं। तो क्या हमारे पेरेंट्स या हमारे जो एल्डर्स हैं उनके लिए ये एयर ट्रैवलिंग सेफ है? क्या उनको ट्रैवल करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? आपके दो प्रश्न हैं, एक तो क्या एयर ट्रैवल सेफ है और दूसरा क्या एल्डरली को इस समय पर जाना चाहिए। तो पहला जो है हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि एल्डरली को जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो तब तक वैसे भी नहीं जाना चाहिए, और एयर ट्रैवल हो या वैसे ट्रैवल बाई कार हो या घर से बाहर हो। सो मैं आपको फिर दोबारा से ये समझाना चाहूँगा कि एल्डरली के लिए विद सो मेनी अदर रिस्ट्रिक्शंस बाहर जाना उचित नहीं, अनलेस इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, उसके बिना काम नहीं चलता हो। जहाँ तक एयर ट्रैवल की बात है तो कंपैरेटिवली ये देखा गया कि एयर ट्रैवल इज सेफ प्रोवाइडेड यू कीप ऑल दी प्रिकॉशंस विद यू। बार बार हैंड सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहने और डिस्टेंस बना के रखें। एयर की जो एयर ट्रैवल की जो एयर सर्कुलेशन है वो वर्टिकल रहती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, प्रोवाइडेड आप डिस्टेंस 2 गज का बना के रखें सब लोगों से। और ट्रैवलिंग में भी जो है इतना रिस्क नहीं रहता है जैसे बाकी क्राउडेड प्लेसेस पे या बाकी क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है। जी, अगला सवाल यहाँ पर माधवी पूछेंगी दिल्ली से। मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल कुछ लोग गमछा, चुन्नी या हैंकी बांध के अपना मुंह कवर करते हैं, तो ये और लोगों के लिए कितना सेफ है? मैं आपका प्रश्न शुरू का पार्ट नहीं सुन पाया हूं। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप मास्क के बारे में बात करें। जी, वो पूछना चाहती है डॉक्टर साहब कि जो लोग गमछा और चुन्नी पहन रहे हैं उनके आसपास रहना कितना सुरक्षित है? देखिए, आइडली आप 2 मीटर की डिस्टेंस बना के रखिए। आप भी मास्क पहनिए और दूसरे को भी कहिए कि मास्क पहने। अगर आप दोनों पर्सन्स मास्क पहनते हैं और 2 गज की दूरी रखते हैं तभी सेफ है। अदरवाइज आप कुछ भी कहें, आप बिना मास्क के या मास्क के अगर आप दूरी नहीं बनाएंगे तो भी मुश्किल है। तो ये तीनों सावधानियां इकट्ठी होनी चाहिए, मास्क पहनना हो, सैनिटाइज करना हो और डिस्टेंस बना के रखना हो। सो अगर कुछ भी नहीं है तो चुन्नी हो या गमछा हो बहुत अच्छा है, कम से कम ये प्रोटेक्ट तो करेगा ही। और गमछा तो हम सब लोग कह ही रहे हैं कि मास्क 2 लेयर मास्क की तरह ही काम करता है। आप पहन सकते हैं लेकिन उसके साथ दूरी भी बनाए रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इससे फायदा होगा कि गमछा और चुन्नी भी पहनी जा सकती है, लेकिन अगर मास्क है तो बेहतर है, और क्योंकि ड्रॉपलेट से बचाना है तो दूरी जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो कोरोना के इस मुश्किल दौर में सुकून पहुंचाती है। मुंबई के कोविड सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर गरबा किया है। अस्पताल का माहौल ही बदल गया, मरीजों को भी तनाव से कुछ देर के लिए मुक्ति जरूर मिली।
ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को हमारा भी सलाम है जो मरीजों की इस तरह से भी देखभाल कर रहे हैं। तो आप अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अपने अपनों का भी ख्याल रखें। नमस्कार।